बस सबूत ढूंढने हैं और वो टालिया और गालिलेओ को खुदाई पर लगा देता है। लेकिन पास्टर कहता है कि ये पवित्र जगह है जहाँ पर वो अपने पेट्स को दफनाते हैं, वो ऐसे ही इसकी खुदाई नहीं कर सकते। लॉयड शिरो की नाक का यूज करना चाहता है लेकिन किसी वजह से वो उसे अवॉइड कर रहा है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। क्रो अपनी कर्स्ड स्पीच का यूज करके कौओं की मदद मांगता है और उसी वक्त वहाँ पर सारिया रन और सिल्फा के साथ पहुंच जाती है। वो खुश थी कि एशर सेफ है लेकिन उनकी प्रैक्टिस पर ना आने के लिए उसे सजा भी देने लगती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो रिसाइटल के लिए तैयार है। लेकिन बेबीलोन कहता है कि उसके सर पे अभी भी खतरा हो सकता है तो उसे रिसाइटल पर नहीं जाना चाहिए। तो सारिया अकेले ही परफॉर्म करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ वो कौए एक टाइल पर चोंच मार रहे थे जिसपे जब सिल्फा हाथ रखती है वहां से एक बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है जिसके बारे में वहां पर कोई भी नहीं जानता था। लॉयड देखता है कि वो दरवाजा स्पेशल लकड़ी से बना है जो कि हर तरह के माना और की को ब्लॉक करता है और इसी वजह से इसे पहले किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। क्रो बाकी सबसे कहता है कि उन्हें यहीं पर रहना चाहिए लेकिन एशर उनके साथ जाना चाहती थी। बेबीलोन उसे याद दिलाता है कि अंदर खतरा हो सकता है तो उसे यहीं पर रुकना चाहिए, लेकिन टालिया उसे घसीट कर ले जाने लगती है और कहती है कि वो एशर की फैन बन चुकी है और वो नहीं चाहती कि उस घटना का असर उसकी सिंगिंग पर हो। इसके बाद वो सभी लोग बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं और एशर सोच रही थी कि उसे अपने डर पर जीत हासिल करके आगे बढ़ना होगा, नहीं तो वो कभी दोबारा गाना नहीं गा पाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिरो भी डरा हुआ है लेकिन वो याद करता है कि एशर कितनी बहादुर थी और वो लॉयड को भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो भी बेसमेंट के अंदर चला जाता है। वहीं बेसमेंट के अंदर जाने पर उन्हें भयानक तरीके के एक्सपेरिमेंट्स दिखते हैं। ये सब देखकर एशर की बुरी हालत हो जाती है और सिल्फा को लगता है कि वो उस आदमी के बेस में है और उन्हें नहीं लगता कि वो यहाँ पर वापस आने वाला है क्योंकि उसने वो लड़ाई उनके ठीक ऊपर ही की थी। तभी रैन को एक एक्सपेरिमेंट दिखता है जो कि बिल्कुल उन गूल्स जैसा दिख रहा था जिनसे वो सुअर्स में लड़े थे और सिल्फा देखती है कि उनमें से एक गूल के हाथ में क्लॉ लगी हुई थी। तो लॉयड को लगता है कि वो आदमी सिंथेसिस का यूज कर रहा है जिसमें जिंदा क्रीचर से उनके सेल्स लिए जाते हैं ताकि उनसे लैब के अंदर लिम्स को ग्रो किया जा सके और रेड्स को लोगों की बॉडी के अंदर डालना शायद ये भी उसके सिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ही होगा। एशर को समझ नहीं आता कि चर्च के नीचे ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं। वहीं सिल्फा समझ जाती है कि जिन क्रीचर से वो लड़े थे वो असली गूल नहीं थे बल्कि उस आदमी के बनाए हुए एक्सपेरिमेंट्स थे, यानी वो असल में काइमेरास थे। लॉयड को लगता है कि वो बहुत ज्यादा घटिया आदमी है लेकिन वो ये देखना चाहता है कि उसका शरीर कैसा दिखता है क्योंकि इतने सारे एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ कमाल का ही बनाया होगा। गालिलेओ और सिल्फा लैब को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जो सुन के लॉयड जरा भी खुश नहीं होता और वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एक क्रीचर उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो क्रो अपनी कर्स स्पीच का यूज करके उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है और वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक लामिया थी। लॉयड क्रो से कहता है कि वो उसकी जान ना ले और वो उनके ऊपर अटैक करना जारी रखती है, जिससे लॉयड को पता लगता है कि वो एयर क्लास स्पेल का यूज कर रही है और वो गालिलेओ से कहता है कि वो सबको अपने वेब से प्रोटेक्ट करे। रन लामिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो एक बैरियर कास्ट करके खुद को बचा लेती है, लेकिन तभी क्रो उसके ऊपर अटैक करके उसके बैरियर्स को तोड़ देता है और उसका मुंह सीधा जमीन पर दे मारता है। सभी लोग ये देखकर इंप्रेस थे कि क्रो ने अकेला उसे हरा दिया और रन कहती है कि उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं। लॉयड उन्हें बताता है कि उसका आधा शरीर भले ही एक मॉन्स्टर का हो लेकिन वो असल में एक ह्यूमन है, यानी उस आदमी ने उस लड़की के जिंदा रहते ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। रन को समझ नहीं आता कि वो उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्रो उसे तकलीफ से छुटकारा देने के लिए मारने वाला था, लेकिन एशर उसे रोक देती है और लामिया से कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लामिया उसे हिट कर देती है। पर एशर जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे पता है जब इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है तो कैसा लगता है। एशर उसकी मदद करने के लिए कुछ करना चाहती थी, तभी उसे सारिया के पियानो की आवाज आती है और वो उसे शांत करने के लिए गाना गाने लगती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि बेबीलोन के लिए उसने लगातार 12 घंटे गाना गाया था और उसके पास माना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गा रही थी और उसके गाने से लामिया शांत हो जाती है और वो याद करती है कि जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तब हमेशा उसे यही गाना सुनाई देता था। उसके गाने की वजह से ही दर्द के मारे वो पागल नहीं हुई और एशर के गाने ने कई बार उस आदमी को एक्सपेरिमेंट्स करने से भी रोका था और वो उसे मारने के लिए माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो अब भी इंसान ही है। एशर उसे गले लगाती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि वो हमेशा उसके इतने पास थी फिर भी उसे नहीं बचा पाई। इसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड लैब के बारे में आर्थर को बता देते हैं और उन्हें पता चलता है कि लामिया अपना नाम भी भूल चुकी थी और शायद ये उस आदमी के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ था। लेकिन लॉयड को लगता है कि वो जरूर कोई एडवेंचरर होगी क्योंकि वो मैजिक का यूज कर सकती है। उसे लगता है कि ऐसे शरीर के साथ वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती। तो गालिलेओ उसे लॉर्डस में इनवाइट करता है और कहता है कि वो वहाँ पर खुशी से जी सकती है, जो सुन के वो खुश हो जाती है। इसके बाद लॉयड उससे उस आदमी के बारे में पूछता है तो वो उसे उस आदमी की रोसरी दे देती है और कहती है कि उसने उसे लैब में छोड़ दिया था। वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती लेकिन वो गॉड से नफरत करता है। लॉर्ड उसे वो नोट्स देता है जिसमें उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था
एशर कहती है कि ऐसी चीजों को उसे दोबारा नहीं देखना चाहिए, पर लॉयड उसे समझाता है शायद इन नोट्स की वजह से वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ सके। उसकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स माना सिग्नेचर्स की वजह से चल रही है, लेकिन उसे अभी ये सब समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो एक बार ये सब कुछ समझ गई तो वो अपनी बॉडी को वापस से ह्यूमन जैसा बना सकती है। तो वो रिसर्च नोट्स को उठा लेती है और कहती है कि वो वापस ह्यूमन बनने के लिए पूरी कोशिश करेगी। लेकिन एशर दुखी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं गालीलिया और क्रो प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे और वो उसका नाम रखना चाहते थे। तो लॉयड कहता है कि अब से वो उसे लामी बुलाएंगे। दूसरी तरफ एशर ये देखकर हैरान थी कि सारिया अभी तक चर्च में है। सारिया कहती है कि वो अपनी प्रैक्टिस से थोड़ा सा ब्रेक ले रही है। तभी एशर कहती है कि वो उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहती है क्योंकि गाना गाने के अलावा वो किसी और चीज में अच्छी नहीं है। तो सारिया कहती है कि उन्हें एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस करनी चाहिए। इसके बाद वहाँ पर प्रिंस एल्बर्ट आता है जो उन्हें बताता है कि फेस्टिवल कैंसिल हो चुका है, जो सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाती है। एल्बर्ट कहता है कि उस आदमी के अभी तक कुछ नहीं पता है तो वो ऐसा फेस्टिवल नहीं रख सकते। वहीं वो तीनों लड़कियां हीरो को एक पट्टा पहना देती हैं जिसमें वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था, लेकिन जब वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं वो बाहर ही नहीं आ रहा था और उनकी चढ़ से परेशान होकर सिल्फा उनकी कुटाई कर देती है। इसके बाद सिल्फा उस रोजरी को देखती है और फादर बताता है कि ये सिर्फ 12 चर्च के पेस्टर्स को मिला था, लेकिन उनमें से ये किसका है वो ये पता नहीं लगा सकते। वहीं जिरल और ग्रिम सोच रहे थे कि उन्हें अब यहाँ क्या करना चाहिए। तभी टाउ चेस बोर्ड निकाल लेती है और कहती है कि अब वो लोग चेस खेलेंगे। तो सिल्फा धीरे धीरे उनके पास आती है और उनके चेस बोर्ड को खराब करके उनसे कहती है कि वो यहाँ पर वक्त बर्बाद करना बंद करें। इसके बाद वो लोग बात करते हैं कि कैसे वो आदमी बिना किसी इनकांटेशन के डिवाइन सॉर्सरी को कास्ट कर रहा था और ये सिर्फ बिशप ही कर सकते हैं। जिरल बताता है कि उसने सिर्फ पोप को पास दिया था, लेकिन उसने जरूर इसे 12 बिशप्स के साथ शेयर किया होगा जैसे कि लॉयड ने बाकियों के साथ किया था। एल्बर्ट को लगता है कि शायद पोप की जान पर खतरा है, लेकिन वो क्योंकि बेबीलोन की टेस्टिमोनी को नहीं मान रहे हैं तो फेस्टिवल को कैंसिल नहीं करेंगे। तो उन्हें साथ में मिलकर 12 के 12 बिशप्स पर नजर रखनी होगी। उसी दिन की रात को हम एक बिशप को देखते हैं जिसका नाम ऐना है। वो एक सिस्टर को रोकती है जो कि पोप के लिए एल्बर्ट का लिखा हुआ लेटर लेके जा रही थी। वो कहती है कि ये पोप के लिए है, लेकिन फिर भी वो उससे लेटर लेकर उसे पढ़ने लगती है और पढ़ने के बाद स्माइल करती है। वो एक रूम में जाती है जहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा था जो कि सीधा उसे उस आदमी के बेस पर लेके जाता है। वो उसे लेटर के बारे में बताती है और कहती है कि एल्बर्ट चर्च की फैसिलिटी को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, पोप और बिशप्स को अलग अलग ग्रुप में बांटकर। उसे लगता है कि लामिया ने जरूर उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी होगी और उस ब्लाइडेड का सिर्फ उसके पास हाथ ही बचा है क्योंकि उसका बाकी का शरीर राख में बदल चुका है। लेकिन वो उसके हाथ को अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे उसके पास स्पाइनल थ्रेड्स की ताकत आ जाती है। आगे हमें पता चलता है कि जिस लैब को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था वो बस इसका छोटा सा हिस्सा थी और अभी भी उसके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स और काइमेरास जिंदा हैं और वो अपने प्लान को फेस्टिवल के दौरान एग्जीक्यूट करेगा। पोप गीटान फेस्टिवल के लिए अपने सभी बिशप्स के साथ पहुंचता है, लेकिन सिल्फा उसे बताती है कि उसकी वेलकम परेड कैंसिल कर दी गई है और उसके सारे बिशप्स उनके लोग गार्ड करेंगे। लेकिन गामो गुस्सा हो जाता है कि पोप से वो लोग उन्हें दूर कर रहे हैं, लेकिन गीटान उसे समझाता है कि एल्बर्ट का प्लान है ताकि वो पोप को प्रोटेक्ट कर सकें। सिल्फा उन्हें भरोसा दिलाती है कि उनकी टीम उन्हें प्रोटेक्ट करेगी और उन्हें अपने अपने कैरेज में जाना चाहिए। तो सभी लोग अपने अपने कैरेज में जाने लगते हैं और सिल्फा ऐना के पास आती है और कहती है कि उसकी रखवाली वो करेगी। एक बिशप जिसका नाम बॉट्स था वो कहता है कि उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, जो भी उसके सामने आएगा वो खुद उसकी कुटाई कर सकता है। डांटे उसे चुप कराता है और कुछ ज्ञान भरी बातें करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ आता। मैं एक 5वीं फेल से और क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। जो सुन के वो उसके ऊपर भड़क जाता है। रन उससे कहती है कि अब जाने का समय हो चुका है, लेकिन बॉट्स अभी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो एक बिशप जिसका नाम मेलिसा था वो उसे घसीट कर ले जाने लगती है। वहीं टाओ किसी हैंडसम बिशप को गार्ड करना चाहती थी, लेकिन उसके हत्थे 2 जुड़वा टकले लगते हैं। वहीं जेलस बेबीलोन को पहचान जाता है कि उसी ने उस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया था और उसे यकीन नहीं होता कि वो एक चर्च का मेंबर है। वहीं दूसरी तरफ टालिया गामो को प्रोटेक्ट करने वाली थी और वो अपने साथ दारू लेकर आई है। दूसरी तरफ चर्च में किंग एल्बर्ट के साथ है जो उसे बताता है कि गिटान जल्द ही यहाँ पर पहुंचने वाला है, जो कि उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो दोनों पुराने दोस्त हैं। बिशप्स को अलग करना शायद बेस्ट प्लान था क्योंकि ये सब कुछ जिसने भी किया है वो उनमें से ही एक है और जब तक वो अलग हैं वो पोप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद गिटान की कैरेज वहाँ पर पहुंच जाती है जिसे देखकर किंग बड़ा खुश होता है और उसे लेने के लिए उसके सामने चला जाता है। वहीं एल्बर्ट को अब भी फिक्र हो रही थी क्योंकि फेस्टिवल में वेपन्स अलाउड नहीं होते हैं तो सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं है। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं एल्बर्ट उस बंदे के बारे में किंग को बता रहा था, लेकिन किंग कहता है कि वो उसे नहीं जानता और फेस्टिवल कैंसिल करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले उसे फेस्टिवल के खत्म होने का इंतजार करना होगा। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि सिल्फा के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो उन्हें बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं सिल्फा उम्मीद कर रही थी कि एनेस्थीसिया उनकी दुश्मन ना निकले क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर लग रही है और वो याद करती है कि बाहर एनेस्थीसिया ने उसे कपड़े बदलने को कहा था और जब सिल्फा ने
कहा कि उसके पास और कपड़े नहीं है तो उसने उसकी स्कर्ट उठा दी, जहाँ की उसे सिल्फा की तलवार दिख गई। तो एनेस्थीसिया ने उसे तलवार को हटाने के लिए कह दिया और एक ऐसी ड्रेस पहनने को कहा जिसकी स्कर्ट छोटी हो। यानी एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा स्मार्ट है। दूसरी तरफ एनेस्थीसिया सोच रही थी कि सिल्फा बिना तलवार के भी काफी ज्यादा ताकतवर है, तो वो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तभी अचानक से वहाँ की जमीन हिलने लगती है और लोगों को लग रहा था कि ये परफॉर्मेंस का ही हिस्सा है, लेकिन एल्बर्ट को पता है कि यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है और एक बड़ा सा क्रीचर उस चर्च के पीछे से आता है, जो देखकर सभी लोग परेशान होने लगते हैं। वहीं गिटान कहता है कि नर्क के दरवाजे खुल चुके हैं और अभी तक सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। इसके बाद फ्लैशबैक में हम कुछ पैस्टर्स को देखते हैं जो कि गिटान से मिलने जाते हैं, क्योंकि उसे पोप के कैंडिडेट के तौर पर चुना गया था और अगर वो हाँ करता है तो उसे एक रिचुअल में हिस्सा लेना होगा। इसके लिए गिटान मान जाता है और वो उसे बताते हैं कि वो अपने लूमा मैक्सिमा में उसे नहलाएंगे ताकि वो टेस्ट कर सकें कि वो उनका अगला पोप बनने के लायक है या फिर नहीं। वो अपने स्पेल को उसके ऊपर कास्ट करते हैं, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि उसकी सोल में कोई भी शैडो नहीं है, जिसके बाद तालियों के साथ उसे उनका अगला पोप बना दिया जाता है। लेकिन असल में उसकी सोल की डार्कनेस इतनी ज्यादा थी कि उसे लगता है कि भगवान भी उसे नहीं मिटा सकता। प्रेजेंट में गिटान कह रहा था कि वो चर्च के ऊपर काइमेरा से अटैक करने वाला था, लेकिन एल्बर्ट ने पहले ही उसकी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी सेना पूरी कंट्री को तबाह कर देगी। और हम देखते हैं कि सिटी के अंदर एक बड़े से छेद से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। गिटान कहता है कि जो भी भगवान को फॉलो करते हैं वो उन्हें मार देगा क्योंकि सारी डिवाइन टीचिंग्स गलत हैं, और उसे लगता है कि जब तक उनके इरादे सही हैं लोगों को मारने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। वहीं जिरल भी अब उसे पहचान चुका था। मैं यहाँ पर इतनी तबाही मचाऊंगा कि भगवान को खुद जमीन पर आना होगा। जिसके बाद वो किंग और एल्बर्ट को हॉस्टेज की तरह पकड़ लेता है। जब मैंने उस फोटो को देखा था मुझे तुम्हारे बेटे की याद आई थी। क्या उसी की मौत की वजह से तुम ये सब कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे आखिरी शब्द वही हो? तुम्हारे साथ साथ पूरी रॉयल फैमिली मेरे हाथों ही मरेगी। किंग जिरल से कहता है कि वो उसे छोड़कर उसके बेटे को बचाए और एल्बर्ट भी कह रहा था कि वो किंग को बचाए, लेकिन तभी अचानक से वहाँ मौजूद सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तुम अब मेरे मास्टर से मिलने वाले हो जिन्हें मैं स्वर्ग छोड़कर यहाँ सर्व करता हूँ। इसके बाद लॉयड गिटान की तरफ बढ़ने लगता है और गिटान याद करता है कि जब वो लॉयड से पहली बार मिला था उसे अपने पूरे शरीर में डर महसूस हुआ था और वो भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हें एक एंजल सर्व कर रहा है, तुम जरूर भगवान होगे। तुम्हें मारकर मैं आखिरकार नर्क में पहुंच जाऊंगा। वहीं चर्च में जितने भी लोग थे लॉयड ने सबको कासल में टेलीपोर्ट कर दिया था और किंग को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एल्बर्ट को लगता है कि जो भी उनका दुश्मन है उसने गिटान का भेस बनाया है। किंग सभी को बताता है कि उनके दुश्मनों ने चर्च पर कब्जा कर लिया है और उन्हें सिविलियंस को डिफेंड करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ गिटान को पता लगता है कि लॉयड का माना बहुत ज्यादा है और अपनी प्रेजेंस को छुपाने के लिए वो हर सेकंड बेहिसाब माना बर्बाद करता रहता है। लॉयड ग्रिम और जिरल को बाकियों की मदद करने के लिए वहां से भेजने लगता है, लेकिन जिरल कहता है कि वो गिटान से लड़ने में लॉयड की मदद करना चाहता है, लेकिन लॉयड कहता है कि वो गिटान के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और ग्रिम याद करता है कि लॉयड ने उससे कहा था कि गिटान भी अपने माना को सप्रेस कर रहा था, तो उसे लगता है कि गिटान जरूर एक डीमन लॉर्ड जितना ताकतवर होगा। और वो लॉयड से कहता है कि फाइट के दौरान वो कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें ना करे, जैसे उसके अटैक को जानबूझकर खाना, ताकि वो उसे एक्सपीरियंस कर सके। लॉयड उससे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद जिरल और ग्रिम वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी गिटान अपनी तलवारों से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लॉयड फायर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसे अपना सारा फोकस खुद को बचाने में लगाना पड़ता है। लॉयड अपने माना को फोकस करके एक पतली सी लाइट बनाता है जो कि उसके बैरियर्स को तोड़ देती है, लेकिन गिटान फिर भी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके तुरंत बाद ही लॉयड उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर लातों की बारिश कर देता है, जिसके बाद वो अपने डिवाइन स्पेयर्स को समन करके उसके शरीर में घुसा देता है, जो कि उसे ऐसे ही आसमान में ले जाते हैं, जहां ग्रिम और जिरल उसकी पावर्स को देखकर हैरान थे। मैं कब से तुम्हें एक बात कहना चाहता था, तुमने हद पार कर दी है। दूसरी तरफ सिटी में मॉन्स्टर्स तबाही मचा रहे हैं और एक मॉन्स्टर एक सिविलियन के ऊपर कैरेज उठाकर फेंक देता है, लेकिन गालालिया उसे बचा लेता है और टालिया के साथ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सामने आता है। सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही जा रही हैं जैसा कि लॉयड ने कहा था। इसके बाद हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहां लॉयड कहता है कि वो रिसाइटल को ज्वाइन करना चाहता है। छोटे, ये रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब नहीं है क्योंकि सब यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि पोप को कैसे बचाना है। सब कुछ ठीक ही होगा। वैसे भी मैं कौन सा लोगों को बचाने में मदद कर पाऊंगा। वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, अगर तुम चर्च में रहोगे तो सेफ रहोगे। ग्रिम उससे पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। लॉयड कहता है कि उसके हिसाब से शायद इन सब चीजों के पीछे पोप का हाथ है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, ऊपर से इतना सारा पैसा भी है कि लैब को बना सके। यानी मुसीबत की शुरुआत चर्च से ही होने वाली है। वहीं प्रेजेंट में गिटान समझ जाता है कि लॉयड कोई ऑर्डिनरी प्रिंस नहीं है और वो अपनी अनहोली स्वॉर्ड्स का यूज करके खुद को फ्री कर लेता है। ग्रिम और जिरल को यकीन नहीं होता कि वो अभी तक जिंदा है, पर ग्रिम कहता है कि उन्हें बाकियों की मदद करने जाना होगा और जिरल उससे पूछता है कि क्या सच में लॉयड उनकी
मदद के बिना जीत सकता है। ग्रिम कहता है कि गिटान शायद लॉयड जितना ताकतवर हो सकता है, इसलिए उन्हें सभी सिविलियंस को बचाकर जल्दी से लॉयड की मदद करने के लिए आना होगा। गिटान कहता है कि ना ही अब उसे किंग की पड़ी है ना ही एंजल की, क्योंकि उसे लगता है कि लॉयड एक गॉड है और अगर वो उसे मार डालता है तो वो पूरी तरह से अंधेरे में पहुंच जाएगा। लेकिन लॉयड उससे कहता है कि वो बकबक बंद करे और अटैक करना शुरू करे। दूसरी तरफ मैसेंजर क्रोस के जरिए सभी को पता लग जाता है कि पोप ही असली मास्टरमाइंड था, लेकिन रैन को लगता है कि बाकी के बिशप्स भी उसकी मदद कर रहे होंगे और शायद डांटे एक काइमेरा है, क्योंकि इसके चेहरे पर टाकों के निशान हैं। तभी एक काइमेरा उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन एक बिशप उसे प्योरीफाई कर देता है। रैन उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो अजीब ठरकी तरीके से उसकी तरफ आने लगता है, तो वो उस पर पॉइजन पंच से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। तभी उसे याद आता है कि उसे पॉइजन का यूज नहीं करना था, पर रिफ्लेक्स के चक्कर में उसने गलती से कर दिया। दूसरी तरफ चर्च के अंदर एनेस्थीसिया अचानक से ही सिल्फा के ऊपर अटैक कर देती है और वो उसकी गर्दन काटना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पर सिल्फा उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ गालिलियो और उसके साथी एक मेज के फायरबॉल के अटैक को डॉज करते हैं और वो देखते हैं कि उस मेज के पास बहुत ज्यादा माना है। वो कहता है कि उसका नाम ग्रिम है, जो सुन के गैमो डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ग्रिम एक लेजेंडरी डीमन था जिसने किंगडम में तबाही मचा दी थी और उसे लगता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं टालिया और गालिलियो सोच रहे थे कि वो ग्रिम से क्यों डर रहे हैं, वो तो कितना ज्यादा प्यारा है। दूसरी तरफ क्रो और बॉट्स काफी सारे मॉन्स्टर से भाग रहे हैं और क्रो को चर्च की फिक्र होने लगती है, लेकिन बॉट्स कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उनके पास मेलिसा है और वो कमाल की है, लेकिन फिर भी वो उससे ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्रो का उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं था, क्योंकि उसके मैसेंजर कौए सिटी के सेंटर में अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं और जब वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के देखता है वो टाउन के सेंटर को देखकर हैरान हो जाता है और जब बॉट्स ऊपर चढ़ता है वो देखता है कि वहाँ पर एक डबल एस रैंक ड्रैगन है। उसे समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन क्रो पहले ही वहाँ से जा चुका था और बॉट्स देखता है कि वो उस ड्रैगन से लड़ने जा रहा है। तभी बॉट्स डांटे की ज्ञान भरी बातें याद करता है और अब उसे समझ में आता है कि वो क्या कर रहा था, जिसके बाद वो अपने वेपन को निकाल कर उस मॉन्स्टर से लड़ने जाने लगता है। दूसरी तरफ टाओ एक काइमेरा से लड़ रही थी, लेकिन वो उसे पकड़ के जमीन पे पटक देती है और उसे यकीन है कि टाओ मर चुकी है, क्योंकि उसकी फाइटिंग टेक्निक एक हिट में लोगों को मारने के लिए बनी है। ये सब देखकर दोनों टकले बिशप्स डर जाते हैं और अब वो काइमेरा उनसे लड़ने जाने लगता है, लेकिन तभी टाओ उठ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि टाओ जिंदा कैसे बच गई। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका एक हाथ मिसिंग है और टाओ बताती है कि उसने उसके हाथ का यूज करके खुद को इम्पैक्ट से बचाया था। टाओ याद करती है कि उसका फाइटिंग स्टाइल एक जनरेशन में ही खत्म हो गया था, क्योंकि उसके मास्टर को एक भी डिसाइपल नहीं मिला, यानी उस काइमेरा के अंदर उसी मास्टर की सोल है। शाकरा कहता है कि उस नई बॉडी के साथ उसने अपने मार्शल आर्ट को परफेक्ट कर लिया है, क्योंकि अब उसके पास 6 हाथ हैं। टाओ उससे पूछती है कि वो ताकतवर क्यों बनना चाहता है और बताती है कि वो इसलिए इतना ट्रेन करती है क्योंकि वो लड़कों में पॉपुलर होना चाहती है। शाकरा को लगता है कि वो दिमागी रूप से बीमार है, लेकिन टाओ के हिसाब से उसके ज्यादा स्क्रू ढीले हैं, क्योंकि सिर्फ ताकत के चक्कर में उसने अपना चेहरा उखड़े हुए पेंट जैसा बना रखा है। वहीं जब शाकरा उसके स्टांस को देखता है वो पहचान जाता है कि वो 100 फ्लावर फिस्ट है, क्योंकि वो पहले ऐसे इंसान से हार चुका है जो इस टेक्निक को यूज करता था। वो देखता है कि टाओ फिर से उसके ऊपर सीधा अटैक करने आने वाली है, जो उसे बड़ी बेवकूफी लगती है, क्योंकि वो बस सीधा उसे दोबारा से पटक देगा। वो उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टाओ अपनी ताकत को बढ़ाकर बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है और शाकरा याद करता है कि पहले वो किस तरह लोगों से गिड़गिड़ाया करता था ताकि वो उसके स्टूडेंट बन जाएं, लेकिन उन्होंने उसे फॉलो करने से सीधा मना कर दिया क्योंकि वो 100 फ्लावर फिस्ट के मास्टर से हार गया था और वो उससे कहते हैं कि उसे अपने स्कूल को बंद कर देना चाहिए। शाकरा रियलाइज करता है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो एक खाई में कूदकर अपनी जान दे देता है। उसके दिल में इतनी ज्यादा नफरत और गुस्सा था कि वो रेत बन गया, जिसके बाद गिटान ने उसे अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया और प्रॉमिस किया कि वो उसे नई बॉडी देगा। और हमें पता चलता है कि वो फ्लैशबैक में इसलिए खोया हुआ है क्योंकि टाओ उसकी बुरी तरह से कुटाई कर रही है, यानी इतने सालों बाद भी उसकी टेक्निक 100 फ्लावर फिस्ट के सामने नहीं टिक सकती। वो दोनों टकले ये देखकर खुश थे कि टाओ जीत चुकी थी, लेकिन वो लड़ाई काफी मुश्किल थी क्योंकि उससे लड़ने के दौरान टाओ को उसके हर एक हाथ को उखाड़ना पड़ा। शाकरा उससे पूछता है कि वो उसकी टेक्निक के बारे में क्या सोचती है। टाओ उसे बताती है कि वो कमाल का है और वो अभी भी उसे उठा के पटकने की कोशिश कर रहा है, यानी उसने कभी भी हार नहीं मानी। ये सब सुन के शाकरा रोने लगता है और वो रियलाइज करता है कि वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि कोई उसकी तारीफ करे। दूसरी तरफ वो मेज उन सब के ऊपर अटैक करना जारी रखता है। वहीं टालिया को पता लगता है कि उसकी पावर्स का काइमेरा के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो गालिलिया को समझ नहीं आता कि वो उन सबको कैसे हराएंगे। वो बिशप्स को चर्च की तरफ भेज देता है ताकि वो उसे सेफ रख सके और टालिया उसका साथ देने के लिए वहीं पर रुक जाती है। वहीं गालिलिया अपनी वेब से उन सबको वहीं पर पकड़ने वाला था, लेकिन मेज कहता है कि वो सब काम नहीं करेगा क्योंकि वो लेजेंडरी ग्रिम है। ये सुन के टालिया उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि वो झूठ बोलना बंद करे, लेकिन गालिलिया कहता है कि शायद जिस ग्रिम को वो लोग जानते हैं वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो नन्हा मुन्ना और बहुत प्यारा है। अरे हाँ,
तुम तो सही कह रहे हो, कहीं ये सच में ग्रिम तो नहीं। मेज फिर से उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी एक लड़का आकर उसके टकले को फुटबॉल की तरह लात मार देता है और वो मेज देखता है कि उसके सामने असली ग्रिम था। वो एक बड़ा सा अटैक करके वहाँ मौजूद सारे काइमेरास को खत्म कर देता है और वो दोनों उसकी पावर्स को देखकर हैरान थे। लेकिन ग्रिम देखता है कि वो रेत एक डीमन भी नहीं था और वो गालिलिया से कहता है कि वो उसे प्योरीफाई करे, जिसके बाद ग्रिम वहाँ से चला जाता है और टालिया उससे पूछती है कि उसका असली नाम क्या है। वो रेत कहता है कि वो बस एक मेज है जो कि ग्रिम का फैन है, यानी वो अब तक सच में झूठ ही बोल रहा था। तो टालिया उसे प्योरीफाई कर देती है और वो दोनों सोचने लगते हैं कहीं वो लड़का ही सच में ग्रिम तो नहीं। दूसरी तरफ किटान और लॉयड आसमान में लड़ रहे हैं और वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसे लॉयड की कोई लिमिट ही नहीं दिख रही, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि उसकी पावर्स की वजह से उसके पास एडवांटेज है। जेलस एक पिग के सर को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पिग की चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है